दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने के लिए मतलब कितने पन्नों की जरूरत होती होगी? अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो अमेरिका का संविधान सिर्फ 7 अनुच्छेदों में सिमट गया था। बहुत ही छोटा। बिल्कुल, बहुत ही संक्षिप्त। लेकिन जब भारत के निर्माताओं की बारी आई तो उन्होंने दुनिया की सबसे मोटी, सबसे विशाल रूल बुक लिख डाली। आखिर ऐसा क्या था जिससे उन्हें हर छोटी से छोटी बात लिखनी पड़ी? हाँ, ये क्या हम कुछ ज्यादा ही नियम पसंद करने वाले लोग हैं या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति थी? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब उस गेम की जटिलता में छिपा है जिसे हम भारत कहते हैं। मतलब जब आपके पास इतनी विविधता हो, इतनी अलग अलग जरूरतें हों, तो आप चीजों को अंदाजे पर नहीं छोड़ सकते हैं ना? सही बात है। हर नियम को स्पष्ट रूप से लिखना एक मजबूरी भी थी और एक समझदारी भी। मैं इसे एक टीचर के नजरिए से समझाती हूँ। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य स्रोत इसी विषय पर आधारित है। हमारे पास एजुपल्स का प्रीमियम 3D क्लासरूम एडिशन है। बिल्कुल, जिसने भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत के संविधान को एक अल्टीमेट रूल बुक या कहें एक मास्टर प्लेबुक के रूप में डिकोड किया है। हमारा मकसद आज अनुच्छेदों को रटना बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं, रटने से कुछ समझ नहीं आता। हम उन बुनियादी सिद्धांतों को समझेंगे जो असल में इस विशाल गेम को चलाते हैं। तो सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं कि ये रूल बुक इतनी विशाल क्यों है। देखो, इसके विशाल होने के 2 बहुत ही व्यवहारिक कारण हैं। हाँ। पहला, अमेरिका जैसे देशों में केंद्र का अपना अलग संविधान होता है। अच्छा। और राज्यों का अपना अलग। अच्छा, दोनों के अलग अलग। हाँ, लेकिन भारत में केंद्र और सभी राज्यों के लिए केवल एक ही मतलब सिंगल रूल बुक है। पूरे देश का गेम प्लान एक ही जगह लिखा गया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसमें दी गई प्रशासनिक बारीकियां। प्रशासनिक बारीकियां मतलब ये सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता? बिल्कुल नहीं। दुनिया की ज्यादातर संविधान सिर्फ ये बताते हैं कि सरकार का ढांचा क्या होगा और नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। लेकिन हमारे रूल बुक में ये भी विस्तार से लिखा है कि प्रशासन काम कैसे करेगा। उदाहरण के लिए सिविल सेवाओं को ही ले लीजिए। अनुच्छेद 308 से 323 तक पूरा एक सेक्शन है जो बताता है कि नौकरशाही कैसे चुनी जाएगी, कैसे काम करेगी। अरे वाह, इतना डिटेल में? हाँ, निर्माताओं को डर था कि अगर प्रशासन के नियम स्पष्ट नहीं हुए तो भविष्य में नया बना लोकतंत्र लड़खड़ा सकता है। मेक सेंस। इसीलिए ग्रैनविले ऑस्टिन जैसे प्रसिद्ध विद्वान ने कहा था कि भारतीय संविधान सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। ये सिर्फ सत्ता का बंटवारा नहीं करता बल्कि समाज को दिशा भी देता है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। एक ऐसा सामाजिक दस्तावेज जो भविष्य की अफरा तफरी को रोकने के लिए पहले से ही सब कुछ तय कर रहा था। एग्जैक्टली। स्रोत में एक और बहुत अहम बात कही गई है। कौन सी? इसे एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट बताया गया है। इसका जो मुख्य ढांचा है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया था। लेकिन उसके बाद निर्माताओं ने पूरी दुनिया के संविधानों से बेहतरीन विचारों को चुन चुनकर इसमें शामिल किया। जी हाँ, उन्होंने ये देखने में कोई संकोच नहीं किया कि दुनिया के बाकी देशों में कौन सा नियम अच्छा काम कर रहा है। जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ले ली। बिल्कुल। और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन यहीं पर मेरे एक सवाल है और ये आलोचना अक्सर सुनी जाती है। पूछिए। अगर हमने अमेरिका से अधिकार लिए, ब्रिटेन से संसद ली, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व उठा लिए और जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी नियम ले लिए, तो क्या ये रूल बुक सिर्फ एक कॉपी पेस्ट का काम नहीं है? ये एक बहुत ही कॉमन डाउट है। फिर इसमें मौलिकता कहाँ है? ये भारतीय कैसे हुआ? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन इसका जवाब इसके मैकेनिज्म में छिपा है। देखो, ये कोई अंधा अनुकरण नहीं था। इसे कस्टमाइज्ड ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। कस्टमाइज्ड? हाँ, संविधान निर्माताओं ने विदेशी विचारों को लिया जरूर, लेकिन उन्हें भारतीय समाज की छलनी से छाना। मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। हाँ, इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। कैसे छाना? हमने कनाडा से अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल सरकार का मॉडल लिया। अब अमेरिका का जो शुद्ध संघीय मॉडल है, उसमें राज्य बहुत शक्तिशाली होते हैं। वहाँ राज्यों के पास काफी पावर होती है। बिल्कुल। लेकिन भारत के निर्माताओं को पता था कि भारत में धर्म, भाषा और जाति के नाम पर इतनी विविधता है कि अगर राज्यों को बहुत ज्यादा आजादी दे दी गई तो देश कई टुकड़ों में बंट सकता है। एकदम सही पकड़े। इसलिए हमने कनाडा का मॉडल चुना, जहां शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन केंद्र हमेशा राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली रहता है। तो हमने आइडिया लिया, लेकिन अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए उसकी डोज बदल दी। क्या ये बात समझ आ रही है?
बिल्कुल समझ आ रही है। मतलब हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस ली लेकिन उन्हें अपनी जमीन के हिसाब से ढाल लिया। एग्जैक्टली। लेकिन अब जब शक्तियों के बंटवारे की बात चली ही है तो इसी पर आगे बढ़ते हैं। स्रोत में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य दिनों में ये संघीय ढांचा कैसे काम करता है। केंद्र अपनी पिच पर खेल रहा है, राज्य अपनी पिच पर। हाँ। लेकिन जब आपातकाल आता है तो स्रोत के अनुसार इस रूल बुक में एक एकात्मक झुकाव या यूनिटरी बायस आ जाता है। ये कैसे होता है? हाँ, और यही इस गेम प्लान का सबसे अनोखा लचीलापन है। सामान्य मौसम में तो सब कुछ बटा हुआ है, लेकिन जैसे ही देश पर कोई बाहरी हमला होता है या कोई बड़ा संकट आता है तो क्या होता है? तो गेम का पूरा नियंत्रण एक झटके में एक मजबूत केंद्र सरकार के पास आ जाता है। तब राज्य सरकारें पूरी तरह से केंद्र के निर्देशों के अधीन हो जाती हैं। यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। हाँ, बताइए। अगर आपातकाल में केंद्र सरकार पूरी ताकत अपने हाथ में ले सकती है तो फिर राज्यों को स्वतंत्र कहने का क्या मतलब रह जाता है? अच्छा सवाल है। क्या ये संघीय ढांचा सिर्फ अच्छे मौसम की बात है? मतलब जब तक सब ठीक है तब तक आप आजाद हैं, लेकिन जैसे ही बादल छाए आपकी आजादी खत्म। और क्या ये खतरनाक नहीं है कि कोई भी सत्तावादी सरकार इस नियम का फायदा उठाकर पूरे गेम को हाईजैक कर ले? आपका ये डर बिल्कुल सही है और इतिहास में ऐसे मौके आए भी हैं जब इन नियमों को लेकर बहस हुई। लेकिन निर्माताओं के नजरिए से सोचिए। अच्छा, उनका नजरिया क्या था? उनका मानना था कि देश का वजूद सबसे ऊपर है। राज्य तभी तक हैं जब तक देश है। इसे देश को टूटने से बचाने का एक आपातकालीन सर्किट ब्रेकर माना गया। सर्किट ब्रेकर? हाँ, जैसे घरों में होता है, जब सिस्टम पर ओवरलोड पड़े तो सर्किट ब्रेकर गिर जाना चाहिए ताकि आग न लगे। ये एकात्मक झुकाव वही सर्किट ब्रेकर है। देश बचेगा तभी तो राज्य बचेंगे, है ना? सर्किट ब्रेकर, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। देश को बचाना पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल। अब अगर हमें इस गेम प्लान में ही कोई बदलाव करना हो तो क्या होगा? स्रोत में अनुच्छेद 368 का जिक्र है, जो संविधान के कठोरपन और लचीलेपन की बात करता है। जी, देखो, कोई भी रूल बुक अगर समय के साथ अपडेट ना हो तो वो बेकार हो जाती है। सही बात है। लेकिन अगर उसे बदलना बहुत आसान हो तो कोई भी उसे अपने फायदे के लिए रोज बदलेगा। इसीलिए अनुच्छेद 368 ने एक बीच का रास्ता निकाला। वो बीच का रास्ता क्या है? कुछ बुनियादी नियम बदलने के लिए संसद में विशेष बहुमत चाहिए होता है। मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन और कुल सदस्यों का 50% से अधिक। ये थोड़ा कठोर है लेकिन असंभव नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अति कठोर नियम भी है। अति कठोर नियम किन चीजों के लिए होते हैं? अगर आप केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे में कोई बदलाव करना चाहते हैं, मतलब कोई ऐसा नियम जो राज्यों पर सीधा असर डालेगा, तो क्या होगा? तो संसद के उस विशेष बहुमत के साथ साथ भारत के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी उसे पास कराना होगा। इसे अनुसमर्थन या रैटिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, मतलब राज्य कह सकते हैं कि भाई ये गेम हमारे भी हित का है, आप अकेले नियम नहीं बदल सकते। एकदम सही। ये शक्तियों का एक बहुत ही सुंदर संतुलन है। ये तो बहुत ही पारदर्शी तरीका है। राज्यों की आवाज को भी अहमियत दी गई। अब आते हैं सरकार के स्वरूप पर। हमने संसदीय प्रणाली चुनी, जबकि दुनिया में राष्ट्रपति प्रणाली जैसे अमेरिका में है वो भी मौजूद थी। संसदीय प्रणाली चुनने का मुख्य कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण था कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव से बचना। टकराव से बचना। हाँ, एक नए और गरीब देश में जहां विकास तेजी से करना था, निर्माता ये नहीं चाहते थे कि एक कानून बनाने वालों और उसे लागू करने वालों के बीच रोज झगड़ा हो। तो संसदीय प्रणाली इस झगड़े को कैसे रोकती है? यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नियम लागू होता है। इसमें सरकार यानी मंत्रिपरिषद सीधे तौर पर विधायिका यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। वो साथ तैरते हैं और साथ डूबते हैं। राइट। बिल्कुल। जब तक लोकसभा में आपका बहुमत है तभी तक आप सरकार में हैं। जिस दिन बहुमत गया, सरकार गिर जाएगी। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि सरकार को हर कदम पर चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मिलकर चलना ही होगा। बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। लेकिन एक मिनट, हमने ये देख लिया कि केंद्र के पास आपातकाल की ताकत है, संसद के पास नियम बदलने की ताकत है, सरकार के पास बहुमत की ताकत है। हाँ। जब सरकार के पास इतनी सारी शक्तियां हैं तो इस पूरे गेम में आम नागरिकों को कौन बचाता है? और यहीं पर एंट्री होती है गेम के रेफरी की, यानी हमारी न्यायपालिका। हमारी रूल बुक ने एक एकीकृत और पूरी तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है। और किसी भी खेल में रेफरी का स्वतंत्र होना सबसे जरूरी है, वरना खेल फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा।
इसीलिए संविधान ने ये पक्का किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके काम में कार्यपालिका यानी सरकार का कोई दखल न हो। उनका कार्यकाल पूरी तरह से सुरक्षित है। सुरक्षित कार्यकाल से क्या तात्पर्य है? क्या उन्हें पद से हटाना नामुमकिन है? नामुमकिन नहीं है, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे महाभियोग या रिमूवल कहते हैं। अच्छा। यह प्रक्रिया इतनी कठिन है कि कोई भी सरकार सिर्फ इसलिए किसी जज को नहीं हटा सकती क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया है। ये आजादी न्यायपालिका को बिना डरे काम करने की ताकत देती है। ये तो हुई रेफरी की बात, लेकिन जो आम नागरिक इस गेम को खेल रहे हैं उनके पास खुद क्या शक्तियां हैं? स्रोत सिंह ने प्लेयर सुपर पावर्स यानी हमारे मौलिक अधिकार। जी, ये वो 6 अजेय शक्तियां हैं जो नागरिकों को सीधे संविधान से मिलती हैं। कौन कौन सी? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सबसे अंत में सबसे अहम संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, इसके बारे में स्रोत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बहुत मशहूर कोट है। उन्होंने कहा था कि ये संविधान का हृदय और आत्मा है। ऐसा क्यों? बाकी 5 अधिकार क्या कम थे? देखो, इसे ऐसे समझो, आपके पास एक बहुत ही पावरफुल मशीन है जो आपको उड़ने की ताकत देती है। ठीक है। लेकिन उसका ऑन बटन काम नहीं करता, तो उस मशीन का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। बस, मौलिक अधिकार वो मशीन है और अनुच्छेद 32 उसका ऑन बटन है। अरे वाह, क्या बात है ना? अगर सरकार आपका कोई भी अधिकार छीनती है तो अनुच्छेद 32 आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। यही वो नियम है जो बाकी सभी नियमों को असल मायने में लागू करवाता है। मतलब बिना अनुच्छेद 32 के बाकी अधिकार सिर्फ कागज पर लिखी बातें रह जाते हैं। ये बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। बिल्कुल। अब नागरिकों के पास तो सुपर पावर्स आ गई, लेकिन सरकार के लिए भी तो कोई ब्लूप्रिंट होगा कि उसे कैसा देश बनाना है। स्रोत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी का जिक्र है, जो आयरलैंड से प्रेरित हैं। हाँ, संविधान के भाग 4 में दिए गए ये तत्व सरकार को एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट बनाने का निर्देश देते हैं। ये 1935 के अधिनियम के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह हैं। और इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य है देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये डीपीएसपी अदालतों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये गैर न्यायोचित या नॉन जस्टिसिएबल हैं। सही कहा। और सिर्फ यही नहीं, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे, वे 11 कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं। हाँ, ये दोनों ही अदालत के दायरे से बाहर है। तो मेरा यहाँ एक सीधा सा सवाल है। पूछिए। अगर कोई सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन न करे, गरीबों के लिए कल्याणकारी काम ना करे, या कोई नागरिक अपने मौलिक कर्तव्य न निभाएं और उन्हें अदालत में घसीटा नहीं जा सकता, तो फिर इन्हें इतनी मोटे रूल बुक में लिखने का फायदा ही क्या है? क्या बिना सजा का नियम सिर्फ एक अच्छा सुझाव नहीं बनकर रह जाता? ये एक बहुत ही तीखा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है और स्टूडेंट्स भी इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन इसका जवाब 1950 के भारत की जमीनी हकीकत में है। जमीनी हकीकत? हाँ, सोचो, जब संविधान बना तब देश के खजाने खाली थे। अगर संविधान में ये लिख दिया जाता कि हर नागरिक को काम मिलना चाहिए और इसे अदालत से लागू करने योग्य बना देते, तो रातों रात करोड़ों लोग अदालत में खड़े हो जाते हैं, क्या हमें नौकरी दो? बिल्कुल। और सरकार के पास इतने संसाधन ही नहीं थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार को पूरी छूट मिल गई? नहीं, यहीं पर राजनीतिक दबाव काम आता है। अदालत डीपीएसपी के लिए सरकार को सजा नहीं दे सकती, लेकिन जनता तो दे सकती है ना। अच्छा, चुनाव के जरिए? एग्जैक्टली। हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो जनता का बैलेट बॉक्स ही सबसे बड़ी अदालत बन जाता है। जनता पूछ सकती है कि आपने हमारे कल्याण के लिए क्या नीतियां बनाई। ओह, मतलब ये तत्व सरकारों के लिए एक मॉरल और पॉलिटिकल कंपास का काम करते हैं। एकदम सही। और नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो वे ये याद दिलाते हैं कि सिर्फ अधिकारों की मांग करना काफी नहीं है, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भी जरूरी है। मतलब ये नियम सजा के डर से नहीं, बल्कि अंतरात्मा और जनता के डर से काम करते हैं। बहुत ही गहरा नजरिया है ना? चलिए, तकनीकी नियमों से थोड़ा बाहर आते हैं। भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, अलग अलग धर्म हैं, वहां ऐसा कौन सा बुनियादी उसूल है जो सबको एक साथ इस गेम में बनाए रखता है?
वो उसूल है धर्मनिरपेक्षता या सर्वधर्म समभाव। और यहाँ जो भारतीय मॉडल है ना, वो पश्चिमी मॉडल से बिल्कुल अलग है। अलग कैसे है? पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य और धर्म का पूरी तरह से अलग होना। मतलब राज्य धर्म के मामले में कोई दखल नहीं देगा। एकदम सख्त अलगाव। हाँ, लेकिन भारत में धर्म लोगों के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है। आप उसे पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए हमने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता या पॉजिटिव सेक्युलरिज्म अपनाया। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा और उन्हें समान सुरक्षा देगा। बिल्कुल, यह धर्म से दूरी नहीं, बल्कि सभी धर्मों से समान दूरी और समान सम्मान का सिद्धांत है। यही वो गोंद है जो इतने बड़े देश को जोड़कर रखता है। और इस गेम को खेलने का सबसे बड़ा अधिकार, जिसे हम गेम का पास कह सकते हैं, वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 326 हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार देता है। आज हमें ये बहुत सामान्य लगता है, लेकिन 1950 में ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम था। ऐसा क्यों? ओ या गरीबों को वोट देने का समान अधिकार नहीं था। भारत ने पहले ही दिन से अपने हर वयस्क नागरिक को ये ताकत दे दी। स्रोत में एक और बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक मोड़ का जिक्र है, 1988 का 61वां संविधान संशोधन। इसने वोट देने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। रातों रात करोड़ों युवाओं को देश की दिशा तय करने की शक्ति मिल गई। सच कहूं तो 1988 में 18 साल के युवाओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना एक बहुत बड़ा जुआ रहा होगा। रिस्क तो था, लेकिन यह इस बात का सबूत भी है कि इस रूल बुक को अपडेट करने वालों को भारत के युवाओं पर कितना गहरा विश्वास था। उन्हें लगा कि एक 18 साल का युवा इतना परिपक्व है कि वो इस डेमोक्रेटिक गेम का सक्रिय खिलाड़ी बन सके। और इसी विश्वास ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया। तो अगर हम स्रोतों की इस पूरी गहरी पड़ताल को समेटें तो ये स्पष्ट है कि 11 प्रमुख नियमों वाला ये गेम प्लान कोई पत्थर की लकीर या जड़ दस्तावेज नहीं है। ये एक जीवंत, सांस लेता हुआ ढांचा है। बिल्कुल सही। एक ऐसा ढांचा जो आपातकाल में देश को टूटने से बचाता है, न्यायपालिका के रूप में एक निष्पक्ष रेफरी देता है और नागरिकों को मौलिक अधिकारों जैसी सुपर पावर्स देता है। ये वाकई एक अल्टीमेट रूल बुक है। और जो लोग इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं, जिन्हें भारतीय राजव्यवस्था के ऐसे ही जटिल विषयों को आसानी से डिकोड करना है, उनके लिए क्या सलाह है? मेरी तो यही सलाह होगी कि उन्हें EduPlus के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। उनके जो 3D क्लासरूम एडिशन जैसे क्रैश कोर्स है, वो इन विषयों को बहुत ही विजुअल और दिलचस्प तरीके से समझाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि केवल नियम पढ़ना काफी नहीं है, उनके पीछे के विज्ञान को समझना जरूरी है। सही कहा। आज हमने इस मास्टर प्लेबुक के उसूलों को समझा, कैसे 1950 की चुनौतियों को ध्यान में रखकर ये गेम प्लान तैयार किया गया था। लेकिन इस चर्चा के अंत में एक विचार जिस पर गौर किया जाना चाहिए। बताइए। निर्माताओं ने आज़ादी के बाद के भारत को देखकर ये नियम बनाए थे, लेकिन आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो डेटा, प्राइवेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है। हमारी पहचान अब सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि डिजिटल भी है। ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आने वाले समय में हमें एक नए 12वें अलिखित नियम की जरूरत पड़ेगी? एक ऐसा डिजिटल अधिकार जो हमें इस नई वर्चुअल दुनिया की अफरा तफरी से बचा सके। एक ऐसा लेवल जिसके बारे में 1950 में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की रूल बुक को ही देना होगा। इस विस्तृत चर्चा में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और नई संभावनाओं पर सवाल उठाते रहिए।